नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने YouTube परिवार लेट्स गेन नॉलेज विद विश्वदीप सिंह में। हमेशा की तरह मैं आज भी आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। देन चलिए हम आज अपने सीधा सेशन की ओर चलें, यानी आज का हमारा टॉपिक क्या होगा इस बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हम पहले भी अपने हमेशा जितने भी सेशन किए हैं हम सभी ने मिलकर, तो सबसे पहले हम उस सेशन का टॉपिक क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद आगे जो है उसे जानने के लिए प्रयत्न करते हैं। उसी तरह आज भी हम करेंगे। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक होगा या जो पॉइंट होगा, हम किस बारे में बात करेंगे वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसे हिंदी में वित्तीय समावेशन कहा जाता है। ठीक है जी। अब देखिए वित्तीय समावेशन, सबसे पहले प्रश्न उठता है कि वित्तीय समावेश या वित्तीय समावेशन क्या है, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। ठीक है, इसकी क्या अवधारणा है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, भारत में इसको क्यों लाया गया, इसको क्यों लागू किया गया, हमारा सेंट्रल बैंक या हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना प्रयत्नशील क्यों है इसे लागू करने के लिए, इतना जो है क्यों कोशिश कर रहे हैं। आज हम ये सभी जो टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत जो पॉइंट्स हैं उन्हें जानने का प्रयत्न करेंगे, उन पर एक विस्तृत रूप से चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे एवं समझने का प्रयत्न करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन को। देन हम शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। देखिए जैसा कि हम सभी जान चुके हैं अभी तक, फाइनेंशियल इंक्लूजन को हिंदी में वित्तीय समावेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप सभी वित्तीय को तो जानते हैं क्योंकि फाइनेंशियल यानी वित्तीय। ठीक है, लेकिन कई लोगों को, कई हमारे जो मित्र हैं उनमें से कई लोगों को इंक्लूजन, जिसे हिंदी में समावेश या समावेशन कहा जाता है, इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा या कंफ्यूज्ड होंगे या मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर ये क्या शब्द है। इसके बारे में भी एक प्रश्न उठता है। देखिए जब हम चर्चा कर ही रहे हैं तो पॉइंट, जो भी पॉइंट हमें मिलेंगे, चाहे वो छोटा हो या किसी भी तरह का पॉइंट हो, हम कोशिश करेंगे उस पॉइंट के बारे में जानकारी हासिल करने की, क्योंकि हमारा प्रयत्न यही है कि आपस में नॉलेज को शेयर करना, जितना हम एक दूसरे को सिखा सकते हैं उतना। मतलब मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप अगर कुछ जानते हैं तो आप कमेंट में मुझे जो है बताइए। अगर आपका कोई जो है डाउट रह जाता है तो मुझसे वो पूछिए, मैं आपको उस बारे में जो है आपके उस डाउट को क्लियर करूंगा। देन शुरुआत करते हैं। देखिए समावेश क्या होता है या समावेशन क्या होता है। इसका मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, किसी कार्य में जोड़ना। ठीक है, या इस तरह कह सकते हैं विकास का फल सभी लोगों को, विकास का फल सभी लोगों को वो जो है मिले। ठीक है, एक ऐसी अवधारणा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विकास का फल सभी लोगों तक पहुंचे, एक ऐसी अवधारणा समावेशन या समावेश कहलाती है। ठीक है, कई लोग अभी तक समझ चुके होंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ छोटे छोटे शब्दों का अगर हम अर्थ या उसका मीनिंग पता कर लेना तो आखिर में वो क्या चीज है, वो अपने में क्या मायने रखता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो हम स्वतः ही जान जाते हैं। तो चलिए अब हम अपने शब्दों में इसको जो है डिस्क्राइब करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देन प्रश्न बनता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन क्या है। हम कुछ इस तरीके से समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है समाज में एक वर्ग, समाज में एक ऐसा वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर है, या हम इस तरह से कह सकते हैं जो कम आय वाले लोग हैं। ठीक है, या इसके साथ साथ एक वास्ट मेजोरिटी यानी एक बड़ी संख्या या बड़ी तादाद में लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाना, वो भी एक कंडीशन है इसमें, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन कहलाता है। मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं। देखिए अफोर्डेबल प्राइस मतलब जो वित्तीय सेवाएं हैं वो इन लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। ठीक है,
कम आय वाले व्यक्ति हैं उन्हें आप वित्तीय सेवाएं पहुंचा रहे हैं, तो आपको इस व्यवस्था के अंतर्गत ये भी तो ध्यान रखना होगा ना कि हम एक ऐसा जो है दाम बनाए, एक ऐसा दाम रखें या एक ऐसा प्राइस उस चीज का फिक्स करें कि बाकी सभी जो भी वीकर सेक्शन में आ रहे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, वो उसका वहन कर सकें, उसका खर्च उठा सकें। ठीक है, देन आपको क्लियर हुआ फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके साथ साथ हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं, अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो, हम इसे कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि सपोज एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा है अगर मैंने बताया, तो दूसरे तरीके से मोस्टली समझ में आ ही जाएगा। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं इस चीज को। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसी अवधारणा है या एक ऐसा प्रयत्न है, प्रयत्न इसे बोल सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत जो है समाज के ज्यादातर लोगों को यानी वास्ट मेजोरिटी यानी बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं के साथ जुड़े, इसे फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंक्लूजन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, तो इसके लिए सरकार के द्वारा और सेंट्रल बैंक के द्वारा कई कार्य किए गए। मैं अभी फिलहाल में हेडिंग के तौर पे इसको बता देता हूं, बाद में इसको डिस्क्राइब भी करेंगे। ठीक है जी, जैसे बैंकिंग नेशनलाइजेशन नंबर 1, नंबर 2 रूरल रीजनल बैंक, नंबर 3 प्रधानमंत्री जनधन योजना, नंबर 4 25% ब्रांच इन रूरल एरिया, नंबर 5 स्मॉल फाइनेंस बैंक, नंबर 6 पेमेंट बैंक्स। ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, इनको बाद में डिस्क्राइब भी कर लेंगे आखिर ये चीजें क्या होती हैं। अगर किसी को समझने में कोई कंफ्यूजन है या और विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हैं इन पॉइंट्स के बारे में, तो हम डिस्क्राइब करेंगे, आप चिंता मत करिए। ठीक है, देन हम आ जाते हैं, देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो अब सपोज मान लीजिए क्यों लाया गया। ठीक है, अब देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन बेहद जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश के लिए, हर देश के लिए जरूरी है। और इस चीज को जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये 2000 के दशक में यानी 2000 के आसपास, ये कह सकते हैं शुरुआती 2000 के शुरुआत में इसे अपना एक महत्वपूर्ण स्थान मिला। विश्व के जितने भी, मैं विश्व की बात कर रहा हूं अभी, विश्व के जितने भी विकासशील देश हैं, उन सभी के हर बैंक, देखिए हर देश का अपना एक ना एक सेंट्रल बैंक होता है ना। तो विश्व के जितने भी डेवलपमेंट कंट्रीज या जो है विकासशील देश हैं, उनके जो सेंट्रल बैंक हैं, उन्होंने अपनी मुख्य लक्ष्य में फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी शामिल किया। वो समझ गए इस बात को कि इसके बिना उनके देश की आर्थिक प्रगति संभव नहीं है। किस तरीके से, उस पर भी हम बात करते हैं। देखिए मैं कुछ इस तरीके से बताने का प्रयत्न करूंगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसा कि मैंने कहा, वास्ट मेजॉरिटी में लोगों को फाइनेंशियल एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने का कार्य करता है या प्रयत्न है ये एक। ठीक है जी, अब देखिए किसी भी देश की आर्थिक स्थिति, देखिए अगर कोई भी देश जो है मजबूत बनना चाहेगा, कोई भी देश अपने खुद का विकास करेगा, ठीक है, अपने विकास को आगे बढ़ाना चाहेगा, तो सबसे ज्यादा जरूरी है, मजबूत बनना चाहेगा तो क्या सबसे ज्यादा जरूरी है कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो उस देश की। ठीक है, अब अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वो फाइनेंशियल इंक्लूजन लेके आए। मतलब देखिए किसी भी देश की आर्थिक स्थिति तभी सुधर सकती है जब उस देश का प्रत्येक नागरिक उस देश के फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े। उस देश की आर्थिक स्थिति जो है तभी तो उसमें सुधार आएगा, जब उस देश की जितने भी जो प्रत्येक नागरिक मान लीजिए या बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने
जो बैंकिंग सिस्टम है उससे जुड़े, ठीक है, ट्रांजैक्शन करें, उसका यूज करें, प्रयोग करें, तभी तो जो है उस देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आएगा। तो यही एक वजह है, एक वजह तो ये भी है, यही एक वजह नहीं है, ये एक वजह ये भी है एक वजह कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ावा दिया गया और किसी भी देश की सेंट्रल बैंक हो उसके द्वारा इसको प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, अब भारत के बारे में ले लीजिए, अपने देश के बारे में। भारत की लगभग आधी से ज्यादा आबादी गांवों में निवास करती है। ठीक है, लगभग अब तो 75 साल हो गए हैं, 60 साल का आंकड़ा ले लेता हूं। जब देश की आजादी के 60 साल पूरे हो गए थे ना, उस समय जो भारत की जो पॉपुलेशन थी, ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ 40% लोगों के ही बैंक में अकाउंट्स थे, वो भी सेविंग अकाउंट। ठीक है, सिर्फ 40%, मतलब 60% आबादी ऐसी एक बड़ी आबादी थी जिसका कोई फाइनेंशियल सिस्टम से लेना देना ही नहीं था, वो बिल्कुल कटे हुए थे इस चीज से। ठीक है, अब जब देश की एक बहुत बड़ी आबादी 60%, आधी से भी ज्यादा आबादी अगर अपने देश के ही फाइनेंशियल सिस्टम से नहीं जुड़ी है तो वो देश आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति कैसे करेगा। गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान गया। ठीक है जी, गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान गया और फिर लगभग ये 1955 की बात है, 1955 से लेके 1980 तक फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ही सरकार के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे बैंकों की जो विश्वसनीयता है वो रहे बरकरार, वो बरकरार रहे। क्योंकि पहले तो प्राइवेट बैंक ज्यादा होते थे, नेशनल बैंक कम थे। जो नेशनलाइजेशन हुआ वो तो बाद में हुआ ना, पहले लिमिटेड बैंक थे और वो भी जो प्राइवेट बैंक थे उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। ठीक, और कोई भी प्राइवेट बैंक, अब 40% मैंने पॉपुलेशन बताई 60 साल तक जुड़ी रही, सिर्फ 60 साल तक। जब देश को आजाद हुए 60 साल हो गए तब 40% पॉपुलेशन जुड़ी थी। तो आइडिया लगा सकते हैं कि आजादी के बाद जो है 1 दशक बाद तक कितनी जो है जुड़ी होगी। तो 1955 में इस व्यवस्था को शुरू किया गया और 1980 तक जो है बहुत से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी बहुत से प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज्ड कर दिया गया। उसे नेशनलाइज करने के पीछे एक ही उद्देश्य था, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश या समावेशन। क्योंकि प्राइवेट बैंक क्योंकि उनका क्या उद्देश्य है, जो भी प्राइवेट बैंक होते हैं उनका एक ही तो जो है ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है, वो है लाभ, प्रॉफिट ही तो गेन करना है ना उन्हें। अब प्रॉफिट गेन कहां से करेंगे? वो प्रॉफिट गेन एक ऐसे एरिया से या एक ऐसे संस्था या एक ऐसे इंसान से करेंगे जिस संस्था में उस बैंक को विश्वास होगा कि हाँ, हम इसमें इन्वेस्ट करें तो हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, और हमारा पैसा जो है फंसेगा नहीं, तो वो वहीं तो इन्वेस्ट करेंगे। तो प्राइवेट बैंक क्या करते थे, जो ग्रामीण इलाके थे वहां सुविधाएं नहीं देते थे, क्योंकि वहां उनका अपना जो है एक जो लाभ है, जो लाभ मैंने भी बताया, वो लाभ तो मिलता ही नहीं। ठीक है, और दूसरा ये था कि ग्रामीण बैंकों, उन प्राइवेट बैंकों की एक मजबूरी कह सकते ये भी थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर वो अपना बैंक जो है बैंक की शाखाएं खोलते तो उन्हें वहां इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता उतना, और जो अगर वो क्रेडिट पर भी पैसा देते तो उन्हें एक डर ये भी था कि उनका उन्होंने जिस बंदे को ग्रामीण क्षेत्र में पैसा या क्रेडिट उपलब्ध कराया है वो पैसा वापस मिलेगा भी कि नहीं। तो ये वजह थी। देन सरकार ने क्या किया, 1955 से 1980 के बीच बहुत सारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक है, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकों से जुड़ सकें और उसका जो है
लाभ उठा सकें वित्तीय सेवाओं का। ठीक, अब क्या हुआ देखिए, इसके बाद जो है 1969 की बात है। 1969 में एक लीड बैंक की अवधारणा को सरकार के द्वारा लाया गया। ठीक है जी। अब ये लीड बैंक क्या है, देखिए मैं समझाता हूं। 1969 में लीड बैंक का मतलब ये था कि सपोज अगर किसी जिले में कोई एक ऐसी बैंक जिसकी शाखाएं या ब्रांचेस उस जिले में सर्वाधिक है या उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है, तो उस बैंक को उस गांव के उस डिस्ट्रिक्ट मतलब वो जो जिला होता था उसे गोद लेना पड़ता था फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। अब जाहिर सी बात है, जिला होगा तो उसके आसपास गांव भी होंगे, उनको भी गोद लेना पड़ेगा। तो इस अवधारणा को सरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत 1969 में लेके आई। उसके बाद 1975 में रीजनल रूरल बैंक को लेके आई, जिसे आरआरबी के नाम से हम सभी जानते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। फाइनेंशियल इंक्लूजन के उद्देश्य से इसको भी लेके आई। इसका क्या मतलब था, आरआरबी का क्या जो है लाने का था, मतलब आरआरबी को क्यों लाया गया? फाइनेंशियल इंक्लूजन तक तो ठीक है, लेकिन इसका काम क्या था? अब देखिए ये क्या काम करती थी। इसका काम था ग्रामीण एरिया में ही काम करना, जो ग्रामीण क्षेत्र थे वही कार्य करना। इसका जो मेन कार्य है आरआरबी का, वो जो था ग्रामीण यानी किसानों को जो कृषि करते थे उनको कृषि के लिए क्रेडिट देना, मतलब ऋण प्रोवाइड कराना, और इसके साथ साथ ही कुटीर उद्योगों में, गांवों के कुटीर उद्योगों में जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं ना गांवों में, उससे जो है ऋण प्रदान करना। ये आरआरबी का काम हो गया। उसके बाद आता है 1882, तब शायद 1882 की ही बात है, नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड क्या है? ये नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो एरिया है, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1882 में इसकी स्थापना हुई। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब नाबार्ड का क्या कार्य था? इसको भी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। देखिए ये उन बैंकों को जो है ऋण प्रदान करता था, ये उन बैंकों को ऋण प्रदान करता था नाबार्ड, या करता है, जो कि कृषि से संबंधित, कृषि के लिए या कृषि से संबंधित ऋण प्रदान कर रहे हैं किसानों को, या गांवों के विकास के लिए ऋण प्रदान कर रहे हैं। ये उन बैंकों को ऋण प्रदान कर रहा है। ठीक है। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा है। वो क्या? अब हम लोग आ जाते हैं, ये बात है 28 अगस्त 2014 की। ठीक है, इस दिन प्रधानमंत्री जन धन योजना को लागू किया गया, हम सभी जानते हैं। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन की दृष्टि से एक बेहद सफल, इसे अभियान कहा जा सकता है, सफल अभियान रहा, क्योंकि इसके अंतर्गत लगभग अभी तक 46 करोड़ से ऊपर अकाउंट खोले जा चुके हैं। ठीक है, तो वित्तीय समावेशन का बहुत बढ़िया उदाहरण अभी तक ये पेश आया है, सामने आया है। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन तो आप सभी समझ गए होंगे, सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए, सेंट्रल बैंक के द्वारा क्या कदम उठाए गए। सेंट्रल बैंक के बारे में भी बता देता हूं। देखिए जब बात आई गई है तो इसके साथ साथ ही जो आरबीआई है, हमारा सेंट्रल बैंक, उसने जो है खान समिति फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए, या उस पर जो है सुझाव देने के लिए, या उसे एक मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए ये समितियां बनाई थी। पहली समिति खान समिति, रघुराजन समिति, एंड इसके अलावा भी एक समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और खास का गठन किया गया था। मुझे उस समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो खान समिति और रंगराजन समिति की अध्यक्षता में कुछ समितियों का गठन किया गया आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन को मजबूती प्रदान करने के लिए। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा,
वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो पॉइंट्स काफी है, आपको पेशेंस से सुनना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। देखिए, फिर आपने सुना होगा बैंक मित्र या बैंक साथी के नाम से सुना है। बैंक साथी या बैंक मित्र कहे जाते हैं, ठीक है। इसकी एक अवधारणा सरकार के द्वारा रखी गई, जो कि एक ऐसे एरिया तक, एक ऐसे इलाके या एक ऐसे क्षेत्र में वित्तीय सेवाएं या बैंकिंग सेवाएं प्रदान करवाते हैं, इसके जरिए बैंक या पहुंचाते हैं जहां किसी भी बैंक की शाखा मौजूद नहीं है। इस अवधारणा के जरिए, यानी जो बैंक मित्र या बैंक साथी हैं, इनके माध्यम से स्टेप मतलब डोर टू डोर बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाया गया, ठीक है। आ जाते हैं देन, ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए कि सरकार ने क्या काम किया इस क्षेत्र में, हमने वो सब बात किया। आरबीआई ने क्या कार्य किया, हमने इस पर बात किया। हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन को समझ लिया, इसकी अवधारणा को समझा। अब हम आ जाते हैं, देखिए इसका जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या है। देखिए, तो मैं आपको कुछ इस तरीके से बताना चाहूंगा। देखिए, वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन का उद्देश्य, जैसा कि हमने पहले भी बताया, कि एक वास्ट मेजॉरिटी को फाइनेंशियल सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों से जुड़ें, उसमें पैसा जमा करें एवं उस पैसे का इस्तेमाल वो बैंक्स कहीं इन्वेस्टमेंट में करें। उस इन्वेस्टमेंट के जरिए देश की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिले। पहला जो ऑब्जेक्टिव ये है। दूसरा क्या है? दूसरा, लोगों में बचत की आदत को डालना भी है, खासतौर से उन लोगों में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, क्योंकि अगर वो बचत की आदत को धीरे धीरे डालेंगे तो धीरे से ही उनकी आर्थिक स्थिति जो है सुधरेगी। सेकंड पॉइंट ये है, ठीक है। ये तो खैर उद्देश्य है इसके। अब हम आ जाते हैं इसके एडवांटेज पर। एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन के लाभ, वो क्या है? देखिए, पहली बात, पहला पॉइंट वाइज ही हम लोग ले लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि इस व्यवस्था के माध्यम से अधिक अकाउंट खोलने का प्रयत्न किया जाता है। अगर अधिक से अधिक अकाउंट खोलेंगे तो बैंक में पैसा ज्यादा आएगा, जैसा कि उद्देश्य मैंने बताया था। पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो जो है जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होगा तो देश की अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट मिलेगा, ठीक है। या इस तरीके से भी समझ लीजिए कि सपोज कोई बैंक में पैसा जमा कर रहा है बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि जैसा मैंने बताया प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 46 करोड़ से ऊपर अकाउंट खुल चुके हैं, उसमें पैसा भी आया होगा, बैंक के पास रहा है। अब कई लोगों को पैसे की जरूरत है तो बैंक से जो है लोन ले रहे हैं। अब बैंक उन्हें ऊंची ब्याज दर पर लोन दे रहा है, बैंक वहां से कमा रहा है, तो देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है ना, ठीक है। अब उसी तरह आगे भी क्या और इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं? देखिए, जैसे कि ये तो जो एडवांटेज हो गया, और इसी तरह सपोज मान लीजिए कि जो बाहरी जो प्रवासी नागरिक होते हैं, मैं विदेशों की बात नहीं कर रहा हूँ, एनआरआई की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे प्रवासी श्रमिक जो एक अपने गांव को, अपने शहर को, अपने प्रदेश को छोड़कर किसी दूसरी जगह जा रहे हैं काम करने के लिए, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से जब वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़े तो उन्हें जो पैसा का लेन देन, जो पैसा अगर सपोज मान लीजिए उन्हें अपने परिवार को भेजना है या मंगाना है, तो वो उनके लिए आसान हो गया। पहले ये बहुत मुश्किल होता था,
ठीक है। तीसरा, इस तरह के लोगों के लिए जो वीकर सेक्शन है उनके लिए नो फ्रिल अकाउंट्स को भी खोला गया, जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट पे खोला जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह के एडवांटेज भी मिले, फाइनेंशियल इंक्लूजन के एडवांटेज भी हैं। अब हम आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेज पर। देखिए, मैंने अपने पहले भी कई सेशन, जितने भी सेशंस लिए हैं, अगर मैंने किसी भी टॉपिक का एडवांटेज उठाया है तो हमेशा उसको ये भी आप लोगों से कहा है, अगर किसी भी चीज का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी 100% होगा। तो इसका भी डिसएडवांटेज है। वो क्या है? देखिए, डिसएडवांटेज इसका कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए, खैर मैं वो लास्ट पॉइंट पे मुझे थर्ड पॉइंट इसका ध्यान आ गया, तो मैं वो लास्ट में ही बताऊंगा। इसमें शायद 3 पॉइंट या 2 पॉइंट ऐसे कुछ हैं। देखिए, मान लेते हैं कि इसका तो मैं बात कर रहा था इसके जो है डिसएडवांटेज पे। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के। पहला पॉइंट हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि देखिए, जैसे कि मैंने बताया था अभी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो है लगभग 46 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट्स को खोला गया। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इस योजना के अंतर्गत जितने भी अकाउंट खुले उनमें से 58% अकाउंट्स में कोई लेन देन अभी तक हुआ ही नहीं है, ठीक है। जिनका रख रखाव बैंकों को ही सुचारू रूप से करना पड़ता है, तो उसका खर्चा भी बैंक को ही उठाना पड़ता है। पहला डिसएडवांटेज ये है। दूसरा ये है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंक कोशिश करते हैं कि लोग उनके साथ जुड़ें। तो इससे क्या होता है कि एक बैंकों में कंपटीशन बढ़ जाता है, जिस कारण कई बार ऐसा होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको भी अनदेखा कर दिया जाता है, और जो पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वैलिड, वो नहीं होते और अकाउंट्स को जो है ओपन कर दिया जाता है। थर्ड पॉइंट मेरे जहन में ये आता है इस चीज़ को लेके कि साहूकार जैसे होते हैं ना, हम सभी लोग लोन वगैरह लेते हैं किसी से, ठीक है। जब हम सभी लोन लेते हैं तो वो हमें लोन भी देते हैं, ठीक है, लेकिन ऊंची ब्याज दर पर देते हैं, ऊंची ब्याज दर पर देते हैं। इस चीज़ के लिए तो बदनाम है ही, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये भी नोटिस मैंने किया है कि बैंक्स कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ को लेके, तो वो आपके साथ नहीं खड़े हुए, लेकिन साहूकार जो है वो आपको जो है ज़रूरत पड़ने पर आपके साथ खड़े होते हैं। हालांकि इस पॉइंट को आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक दृष्टिकोण से देखा, मतलब अपने दृष्टिकोण से देखा इस चीज़ को। बैंक और जो हम लोग उधार लेते हैं ज़्यादातर, किसी से भी ले लें जाके साहूकार टाइप से, तो इस चीज़ को देखा मैंने। क्यों देखा? मैंने कई किसानों को देखा है जो कृषि कर रहे हैं, वो अक्सर जो है जो मंडी में आड़तियाँ होते हैं ना, बैंक लोन दे रही है, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड वो तो फसल के लिए दे रही है, 1998 में लाया गया, 1998 में सरकार के द्वारा केसीसी लाया गया था, ठीक है। तो वो अलग बात है, ठीक है, वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही एक माध्यम है, लेकिन वो अलग पॉइंट हो गया। इस पे बारे में मैं बात कर रहा था। देखिए, जो मंडी में आड़तियाँ बैठते हैं ना, तो वो किसान क्या करते हैं, अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो उन आड़तियों से ही ब्याज पर, एक ऊंची ब्याज दर पर पैसा ले लेते हैं, लेकिन वो बैंक के पास नहीं जाते हैं, नहीं इतना जो है प्रेफर करते हैं बैंक को। उसके पीछे एक ही उद्देश्य है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो साहूकार है वो ज़रूरत पड़ने पर कभी भी उसके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन बैंक के साथ ऐसा नहीं होता। तो ये एक मुझे कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज भी लगता है, ठीक है। देन आज मैंने आप सभी को फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। चलिए, इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं। बात कर रहे थे जैसे 25% ब्रांचेस, 25% ब्रांच इन रूरल एरिया, ये पॉइंट पे बात किया था। देखिए, बैंकिंग नेशनलाइजेशन समझा दिया, रीजनल रूरल बैंक समझा दिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना बता दिया। अब 25% ब्रांच इन रूरल एरिया आ जाता है, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग।
देखिए इसके अंतर्गत क्या है, अगर कोई भी बैंक, ठीक है, कोई भी अपना एक बैंक शुरू कर रहा है तो आरबीआई ने जो है, एक आरबीआई की एक शर्त होती है हर बैंक के लिए है कि वो अपनी बैंक की जो 25% शाखाएं हैं वो ग्रामीण इलाकों में खोलेगा, वहां सेवाएं देगा। इस शर्त को भी जो लागू किया गया है बैंकों के ऊपर। 75% अर्बन एरिया और कम से कम 25% आपको रूरल एरिया में खोलनी पड़ेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, हल्के हल्के शब्दों में समझ लेते हैं इसको। देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्थाएं होती हैं जिसके जो उन लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाती हैं जिन लोगों ने आज तक जिन्हें आज तक जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो नहीं मिल पाई हैं, वो प्रोवाइड नहीं हो पाई हैं। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का कार्य होता है। वहीं पेमेंट बैंक आ गया था लास्ट में। पेमेंट बैंक एक ऐसा जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना उनसे बिल्कुल अलग होता है। ये लोगों की अधिकतर जरूरतों को पूरा कर देता है, लेकिन इसके कुछ अपने जो है एक दायरा भी है, सीमित दायरा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। मोटे मोटे तौर पे हम अभी ये समझ लेते हैं, फिर जब भी समय आएगा तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, इन सभी को हम समझेंगे। और इस समय पेमेंट जो बैंक है वो भारत में यानी हमारे देश में कुल मिला के 7 बैंक चल रहे हैं। इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे क्योंकि सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, ये अलग पॉइंट्स भी हैं, अलग टॉपिक हैं, तो इनके बारे में फिर कभी जो है चर्चा करेंगे। देन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैव अ स्वीट ड्रीम, जय हिंद।